आइए क्लास आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो बता दिया था, 58 बता दिया था, लेकिन तुलना नहीं हो पाया था, तब तक शॉर्ट हो गया था समय। तो तुलना, कंपैरिजन देख लीजिए आप। कंपैरिजन बिटवीन आर्टिकल 58 एंड आर्टिकल 59। तुलना आर्टिकल 59। अगर आपको जो आर्टिकल का मूल जो याद रखना है वो क्या है, ये क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। ये क्या है, पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हताएं, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये योग्यता, योग्यता। और ये क्या है, राष्ट्रपति, ये क्या है, कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। ये क्या है, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, कार्यालय की शर्तें, शर्तें मतलब राष्ट्रपति पद की शर्तें बोल सकता है या राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें बोल सकता है, ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। दोनों में अंतर बस ये है कि ये राष्ट्रपति के चुनाव के पहले की स्थिति है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के पहले की स्थिति है। मतलब ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जो खड़े होने चाहते हैं उम्मीदवार, उनके लिए ये योग्यता होनी चाहिए। और ये चुनाव के बाद की स्थिति है, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए तो जो चुनाव जीत जाए उसके लिए, तो चुनाव के बाद की स्थिति है। ठीक, अच्छा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि कल अपन देखे थे पहला पॉइंट क्या था, पहली योग्यता, वह भारतीय नागरिक हो, he must be an इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो। दूसरा शर्त क्या था, वह 35 वर्ष की आयु का हो, नहीं पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, he must have attained the age of 35, आयु पूर्ण कर चुका हो। ये था। तीसरा क्या था, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्या रखता हो, लोकसभा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। याद रहे ये टर्म फंसाएगा, ये निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, है ना। he must have qualification to be elected as a member of लोकसभा। ठीक, और चौथा क्या था कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। he must not hold any office of profit। ये है। अब इधर आ जाते हैं, ये तो समझा दिया था कल, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो 59 में पहला शर्त क्या है, पहला शर्त यह है कि वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल, किसी राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो। यह है पहली शर्त। मतलब है ना, he should not be the member of any house of the parliament or any house of the state legislature। समझ गए आप। मतलब ना तो वो जो संरचना हम लोगों ने देखी, ना तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, है ना, और ना ही किसी राज्य की विधायिका, किसी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का सदस्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये उसके पद की शर्तें हैं। मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया है, वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण तभी करेगा जब वो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य की विधायिका या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो। ये शर्त है उस पद की, तभी वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने लाभ का पद में देखा कि फलाना पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। देखा था ना कल, एक अधिनियम संसद ने पारित किया था 1959 में, 1959 में। कौन सा था, संसदीय अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, यही था अधिनियम। याद होना चाहिए, पूछ देगा कहीं भी, है ना। तो ये था, क्या था कि
प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। तो उसमें देखा था आपने, सांसद भी लाभ के पद में नहीं आता। इसका मतलब यह है कि संसद के किसी सदन का सदस्य, कोई भी सांसद या फिर किसी भी राज्य विधान मंडल का कोई विधायक अपने पद में रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है ना, अपने पद में रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है ना। और लेकिन ये क्या कह रहा है कि वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण तभी कर सकता है जब वो संसद के किसी सदन का सदस्य या ना हो, या फिर राज्य विधायिका के किसी सदन का सदस्य ना हो। बोल रहा है ये, he should not be a member of either of the house of parliament or either of the house of state legislature। इसका मतलब ये हुआ कि वो पद में रहते हुए, सांसद रहते हुए, विधायक रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ तो सकता है, लेकिन यदि वो चुनाव जीत जाता है तो वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण तभी कर पाएगा जब वो उस सदन की, जिस सदन का वह सदस्य है, उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे। समझ गए आप? तो दूसरी कंडीशन इसी से जोड़कर लिखी जाएगी, क्या है? यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, तो उसे उस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, कि सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। मतलब मान लो कोई लोकसभा का सांसद है या कोई राज्यसभा का सांसद है या छत्तीसगढ़ के विधानसभा का कोई विधायक है, वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, तो उसको पद ग्रहण करने से पहले वो किसी भी सदन का यदि सदस्य है तो उसे वो सदस्यता, उस सदन की सदस्यता छोड़नी होगी, तभी वो पद ग्रहण कर पाएगा। बात क्लियर है? ठीक। एक शर्त ये हो गई। एक शर्त ये हो गई कि he is not answerable to the court of law for any activity done under the capacity of president। समझ रहे हो? जैसे राष्ट्रपति पद में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कोई भी जो कार्य करेंगे उसके लिए वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। मतलब देखो, राष्ट्रपति है, संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दे रखी हैं, उनके कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अगर वो कोई भी एक्ट करते हैं तो उस किसी भी गतिविधि के लिए उनसे कोर्ट सवाल जवाब नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई भी अगर कोई केस फाइल करना चाहेगा, कोई चीज पूछना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, तो क्या वो लोग पिटीशन लेंगे? लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि संविधान ने खुद कह दिया है आर्टिकल 59 में कि राष्ट्रपति अपने आधिकारिक कार्यों के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए, he is not answerable to the court of law, he is not responsible, answerable ऐसे शब्दों का यूज कर सकता है ना। उत्तरदायी नहीं है, न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है, या न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग घुमा फिरा के कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। हाँ, तुम्हारे नोट्स में तो डिटेल होगा ना। आई अच्छा, ये वाला पॉइंट नहीं है। ओहो, रुको, ये पॉइंट ये है तो, लेकिन ये आर्टिकल 361 में है। ये आर्टिकल 361 में है जो अभी मैं बोला। सॉरी, एक और चीज अब ध्यान रखो आप, वहां पे क्या लिखा है? वह किसी लाभ के पद पर ना हो। थोड़ा सा अंतर है बस। यहां पर क्या होगा? वह किसी अन्य लाभ के पद पे ना हो, अन्य लाभ के पद पर ना हो, के पद पर ना हो। यह दूसरी शर्त है। वो दोनों एक ही जैसा लग रहा है। वो लाइन देखो और ये लाइन देखो, एक ही जैसा लग रहा है? एक ही नहीं है, ये डिफरेंस है।
he must not hold any other office of profit. अब देखो कैसे, राष्ट्रपति का पद इतना गरिमामयी है ना यार, तो जानते ही आप संविधान के अनुसार सबसे बड़ा पद है देश का। तो राष्ट्रपति का अपना खुद का कर्तव्य इतना बड़ा है कि राष्ट्रपति रहते हुए वो अन्य कोई भी ऐसा पद धारण ना करे जिससे उनको लाभ की प्राप्ति हो। अच्छा, यहां पर लाभ की प्राप्ति का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को कहीं से मौद्रिक लाभ हो रहा है, ऐसा भी कोई पद धारण ना करे राष्ट्रपति जिससे वो अपने पद का लाभ उस संस्था को पहुंचा सके, ऐसा भी, समझ रहे हो ना। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, प्रणब मुखर्जी ना, प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने, कांग्रेस ने खड़ा किया था उनको, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए, बीजेपी विपक्ष में थी, तो बीजेपी ने प्रणब मुखर्जी के चुनाव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी जो है वो, उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाना चाहिए, उनका राष्ट्रपति पद पर रहना गलत है। मुद्दा क्या था कि बंगाल में किसी एक संगठन के अध्यक्ष पद पर भी थे प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति तो ही हैं, लेकिन बंगाल में एक संस्था थी, उसके अध्यक्ष भी थे वो। तो बीजेपी ने सवाल उठा दिया कि देखो भैया, संविधान के आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है कि वह किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो, और प्रणब मुखर्जी साहब बंगाल में एक संगठन के अध्यक्ष पद पर है। तो कोर्ट ने जांच किया, जाहिर सी बात है, जांच किया और ये पाया, जवाब ये आया कि देखिए, प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति हैं, और लेकिन बंगाल में वो जिस संगठन के अध्यक्ष हैं वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और वहां से प्रणब मुखर्जी 1 रुपए का भी कोई मॉनेटरी बेनिफिट या मौद्रिक लाभ नहीं लेते हैं, समझ रहे हो आप। तो इस प्रकार से प्रणब मुखर्जी जो है राष्ट्रपति बने रहे, समझ रहे हो। तो राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब साथ में राष्ट्रपति पद के रहते हुए इधर उधर, अब मान लो कहीं किसी प्राइवेट कंपनी ने ऑफर दे दिया, उनके चेयरमैन CEO नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ऐसा करके बच भी नहीं सकते, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस ने उनको ऑफर कर दी, कर सकता है ना, प्राइवेट कंपनी ऑफर कर दिया कि आप हमारे रिलायंस के CEO बन जाइए, है ना, बन गए, साथ में राष्ट्रपति भी है, सवाल उठेगा। तो राष्ट्रपति वहां पर ये बोलकर नहीं बच के निकल पाएंगे कि मैं भैया CEO हूं, लेकिन मैं वहां कोई सैलरी नहीं लेता, मैं कोई मौद्रिक लाभ नहीं ले रहा हूं। नहीं भैया, आप राष्ट्रपति हैं, है ना, आप अपने पद का बिना सैलरी लेते हुए भी तो उसको लाभ पहुंचा सकते हैं, ये सवाल उठ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये समझ गए। इसके अलावा 2-3 पॉइंट हैं, वो सेकेंडरी हैं, बस ध्यान रखिए कि वो बिना किराया चुकाए अपने आधिकारिक निवास का आवंटन होता है उन्हें। ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, कहाँ है, राष्ट्रपति भवन बोलते हैं ना। राष्ट्रपति का जो आधिकारिक निवास है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन। कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेशन मत कर लेना, प्रेसिडेंट्स हाउस नाम है उसका, राष्ट्रपति भवन ना। और ये राष्ट्रपति भवन का कभी लोकेशन झटके झटके पूछ ले, राय सेना हिल्स, दिल्ली में राय सेना हिल्स, लिया होगा आपके नोट्स में, सब होगा, राय सेना हिल्स, है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक निवास है, ऑफिशियल रेसिडेंस, उसका एड्रेस क्या है, दिल्ली में ही है। तुम लोग न्यूज अगर टीवी भी देखते होगे ना, तो कितने बार सुने होगे लेकिन ध्यान नहीं दिए। 7 रेस कोर्स सुनते हो, 7 रेस कोर्स रोड, 7 रेस कोर्स रोड दिल्ली, 7 रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स, घोड़ों की दौड़ होती है वहां, पैसा लगता है, रेस कोर्स रोड दिल्ली, समझ गए। और इनका क्या है, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राय सेना हिल्स, राय सेना पहाड़ी, दिल्ली, क्लियर है। इसके अलावा और भी बेनिफिट हैं, लेकिन उसके परीक्षा में आने की चांसेस लगभग ना के बराबर। जैसे देखो, टेलीफोन, और उनके कार्यालय के लिए 15,000, उनके टेलीफोन, इसके लिए 15,000 रुपये मासिक मिलता है उनको, है ना, 15,000 रुपये मासिक मिलता है उनको, ये अलग है। बंगला, गाड़ी,
नौकर चाकर, वो जो आपको पूरा 5 स्टार के शेफ है ना, पूरा वो तो महल ही है राष्ट्रपति भवन ना, तो ये सब फ्री होता है उनको। 5 लाख उनकी सैलरी कितनी है? 5 लाख, 5 लाख शुद्ध उनकी सैलरी है। ठीक, महल, राष्ट्रपति भवन जब तक है राष्ट्रपति फ्री है, वहां शेफ 5 स्टार होटल के शेफ, समझो उस स्टैंडर्ड के शेफ रहते हैं, फ्री है। बिजली नहीं पटाना है। टेलीफोन करते हैं राष्ट्रपति इधर उधर, 15,000 महीने का वो मिलता है ना। फ्री का पेट्रोल, गाड़ी जो उनकी सरकारी गाड़ी, सब फ्री। 5 लाख रुपया। तो एक राष्ट्रपति हुए मिस्टर अब्दुल कलाम जी ना। तो मैं राजनीतिज्ञों का नाम कभी इज्जत से लेता नहीं हूँ, कुछ ही लोग हैं जिनके मैं मिस्टर, श्रीमान लगाता हूँ। तो उनमें से मेरे जो मतलब आप स्टेट्समैन देखिए, जो भी हो, राष्ट्रपति भी कोई भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी तो खड़ा करती है। हम और आप ऐसे थोड़ी खड़े हो जाएंगे 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर हमको मिल जाएंगे, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हमको मिल जाएंगे, एमएलए सांसद ना। पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करती है तो किसी न किसी रूप से राजनीति से जुड़े होते हैं। नहीं भी जुड़े होते हैं तो पार्टी खड़ा कर रही है, मतलब उस पार्टी के फेवर में तो होंगे ना। तो अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल एक नाम सुना होगा आपने, है ना। जब वो राष्ट्रपति बनी, कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनका पूरा खानदान राष्ट्रपति भवन में आ गया बोरिया बिस्तर लेके रहने। फ्री में मौज करना है और क्या ना। और ये भी खबर आई थी कि उनके हस्बैंड इधर उधर से काम वाम करवाने के लिए पैसा वसूली करते थे। मैं हूं ना, करवा दूंगा, मेरी भाई राष्ट्रपति है, ऐसा इस तरीके का। अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अरे यार ये व्यर्थ का मतलब खर्च क्यों, है ना। बहुत सारे कमरे हैं, सारे कमरों को ताला लगवा दिया। बोले भैया इसकी जरूरत नहीं मुझे। अरे भाई कोई एम्बेसडर या फिर कोई पॉलिटिकल हेड आएगा, किसी देश का राजनीतिक प्रमुख आएगा, तो एक हॉल रहने दीजिए जहां बैठक है। वो आके सोएगा तो नहीं, यहाँ एक हॉल रहने दीजिए जहां बैठक हो जाएगा। और मेरे अपने लिए मुझे गार्डन में एक कुटिया चाहिए, झोपड़ी, मुझे वो चाहिए, है ना। शेफ बहुत सारे थे। बोला अरे यार मैं तो बहुत सादा भोजन करने वाला आदमी हूँ, जब जरूरत पड़ेगी, वरना इतना व्यर्थ में ये खाने, नहीं तो जानते हो कैसा होता था, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, सब पूरा एकदम तैयार हो जाए, राष्ट्रपति जी का क्या आज क्या मूड है, ऐसा, है ना। वेस्ट कैसे हो जाएगा, वो उतने लोग हैं, सब अपने बाल बच्चों के लिए घर ले जाएंगे कि वेस्ट हो जाएगा, है ना। इतने कर्मचारी वहां रहते हैं। तो ये सब पैसे की बर्बादी थी, तो उन्होंने रोक ली। बोले मुझे वैसे भी आदत नहीं है, मैं लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, राइटर आदमी हूँ, मेरा चिंतन और मनन मैं झोपड़ी में करता हूँ। ठीक, तो इस तरीके का अंतर है। तो वो हो गया, आपके नोट्स में है। तो ये आपकी मेजर चीजें आपको ये याद रखनी है 58 और 59 में। 58 क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और 59 क्या है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, है ना। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें या राष्ट्रपति पद की शर्तें, और ये राष्ट्रपति पद की योग्यता। ये चुनाव से पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार को, और इसके साथ मैंने बताया था आपको 15,000 रुपए की जमानत राशि, ये इसके लिए 58 के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी आरबीआई में। और साथ में क्या लगेगा, 50 अनुमोदक सब पहले और 50 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नामांकन पत्र में, इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर में 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स के साइन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। क्लियर है। और वो कौन होंगे, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स कौन हो सकते हैं, विधायक या सांसद। क्लियर है। चलिए ये चीजें हो गई। चलिए 60, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या है, शपथ। अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60 क्या है, ओथ और अफर्मेशन ऑफ, ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान।
शपथ या प्रतिज्ञा। ये ठीक। अब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। इनके पद का शपथ का प्रावधान कहां है? आर्टिकल संविधान में 60। शपथ किसकी लेते हैं? अब यहां कीवर्ड देखो आप, कुछ कुछ कीवर्ड। एक तो संविधान और विधि की लेते हैं। किसकी लेते हैं? फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, संविधान और विधि, संविधान और विधि की। ये पॉइंट है, ध्यान रखना, संविधान और विधि की। फिर क्या? संविधान और विधि की क्या? रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण। यही लिखा है, रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण लिखा है ना? इंग्लिश में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, सॉरी, परिरक्षण, परिरक्षण, इसको डिफेंड बोलते हैं ना। तो देखो आप, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड, ये कीवर्ड याद रखना। ये दो, संविधान और विधि की, और क्या? रक्षण, रक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण। इंग्लिश में याद रखना, प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिजर्व एंड टू डिफेंड, याद रखना। ये शपथ लेते हैं ये। तो हर एक जो संवैधानिक पद हैं वो अलग अलग शपथ, उनका संविधान में प्रावधान है, लेकिन हमें वो पूरा शपथ याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां भी जरूरत पड़ेगा ना, केवल अपन कीवर्ड पकड़ के बना लेंगे प्रश्न, ठीक। और मेंस में ऐसा लिखने आता नहीं है, तो पूरा शपथ याद रखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां आप याद रखिए, ये संविधान और विधि की, किसकी? टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। क्लियर है? ये हो गया 60। अब क्या है? 61। और 61 क्या है? इंपीचमेंट। क्या है? इंपीचमेंट। इसको ध्यान से समझो आप। 61, महाभियोग। महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इंपीचमेंट। चलिए, अब मैं केवल संसद बना रहा हूं ना, नीचे बनाने का उसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारे राष्ट्रपति, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, ये है राज्यसभा। चलिए, जिस तरह का नेचर हो रहा है एग्जाम का, समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ये हो गया राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव। प्रस्ताव या संकल्प कुछ भी लिख सकता है, रेजोल्यूशन और मोशन है ना, संकल्प। फिर प्रस्ताव, संकल्प, रेजोल्यूशन, मोशन में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको पार्लियामेंट में बताऊंगा, अभी माथापच्ची करने का अर्थ नहीं है, ठीक। बताऊंगा मैं आपको, बिल, रेजोल्यूशन, प्रस्ताव, संकल्प क्या अंतर है देखेंगे। महाभियोग प्रस्ताव या संकल्प देखिए। अब ये क्या है भैया? राष्ट्रपति को पद से हटाने। क्या राष्ट्रपति को पद से 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पद से हटाया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, तभी तो संकल्प ला रहे हैं, इंपीचमेंट मोशन ला रहे हैं, है ना, इंपीचमेंट रेजोल्यूशन ला रहे हैं। महाभियोग। एक इससे पहले एक शब्द और, लोग गलती करते हैं, कई जगह तो एग्जाम वाले भी गलती करते हैं कि प्रश्न ऐसा बना देते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इंपीचमेंट, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल ये विशेषकर केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए होता है ना, केवल राष्ट्रपति। ये जो इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग है ना, इंग्लिश में इंपीचमेंट और हिंदी महाभियोग, ये केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रयोग होता है ना। अन्य जगह काम चलाऊ के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से,
जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, वो यदि हटाए गए हैं पद से तो उसको जस्टिफाई, ऐसे लोग बोल दे महाभियोग द्वारा हटाए जाते, गलत है वो। सुप्रीम कोर्ट के जज महाभियोग द्वारा हटाए जाते हैं, अगर कोई बोल दे गलत है वो। काम चलाने के लिए ऐसा बोल देते कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, तो आप मान सकते हो सही है, जैसी प्रक्रिया। लेकिन अगर बोल दे कि महाभियोग द्वारा, तो महाभियोग द्वारा केवल एक ही व्यक्ति हटाया जाता है पद से, कौन? राष्ट्रपति। क्लियर? ओके। अब ये रेजोल्यूशन, पहला सवाल जो उत्पन्न होगा आपके मन में, ये कौन लाएगा? राष्ट्रपति को पद से हटाने वाला ये संकल्प कौन लाएगा? तो संसद का कोई भी सदस्य। पहला पॉइंट, क्या पॉइंट? संसद का कोई भी सदस्य, कोई भी सदस्य ला सकता है। मतलब चाहे तो लोकसभा का सांसद, चाहे तो, ध्यान रहे राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य तो भाग लिए थे, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में वो कहीं भी रोल में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना ना। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने देखा था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज भाग ले रहे थे। इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं था, विधान परिषद राष्ट्रपति चुनाव में ना, तो विधान परिषद का कहीं भी रोल नहीं। देखो ऐसे ही एक एक पॉइंट अपने दिमाग में ऐसे बैठा के रख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले सकते हैं, ना तो पद से हटाने में। पहले विधान परिषद का रोल तो हटा ही दो, कहीं नहीं है वो, ठीक। लेकिन विधानसभा है, कब है? चुनाव। वो भी विधानसभा के सारे सदस्य क्या? हाँ, अभी की स्थिति में बोल सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ सदन में मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो आपको बोलना होगा नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक। लेकिन जब पद से हटाने की बारी आएगी तो विधानसभा का भी रोल खत्म, केवल संसद के दोनों सदन भाग लेंगे। बात क्लियर है? तो एक, who can bring this resolution, impeachment resolution, any member of parliament। जब मैं केवल पार्लियामेंट, संसद का कोई भी सदस्य बोल रहा हूं तो दोनों सदन शामिल हो गए ना, या तो लोकसभा के सदस्य या तो राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट, भाई राष्ट्रपति को ऐसा थोड़ी है कि जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के घर में भोज पे आया और प्रधानमंत्री ने कुंदरू खवा दिया, राष्ट्रपति महोदय ने प्रधानमंत्री को कुंदरू खवा दिया, बोला आओ, प्रधानमंत्री होते गुस्सा आ गया, बोला भोज में बुला रही, इसका का प्रोग्राम बनाया, क्या रहा हूँ, कुंदरू खवा थे, पहला पद से हटाऊं, ये कोई आधार नहीं है। तो एक और चीज देख लो कि कोई ग्राउंड तो होगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए। ऐसा थोड़ी है कि किसी सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, किसी का मन करे तो वो ले आएगा ऐसे, ठीक। एक ग्राउंड है, आधार, ग्राउंड। राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार तो केवल एकमात्र आधार है, केवल एकमात्र, ओनली ग्राउंड, एक ही आधार बताया संविधान ने कि राष्ट्रपति को केवल इसी ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। वो क्या है? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। एकमात्र आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, है ना। क्या है भैया? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एंक्रोचमेंट, वॉयलेशन और इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सीधा सा मतलब यह है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है भाई। संविधान ने जो दायरा खींच दिया है, संविधान ने जो लिख दिया है, उस दायरे के अंदर चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, सबको उसके दायरे के अंदर ही कार्य करना है। लेकिन राष्ट्रपति यदि संविधान का किसी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते हैं, वॉयलेट करते हैं संविधान को, उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, केवल एक ही आधार है, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ना। वरना राष्ट्रपति अपने पद में रहते हुए एती चाकू घोपे ओती चाकू घोपे हटाया जा सकता है क्या? नहीं हटाया जा सकता, नहीं हटा सकते, क्योंकि संविधान ने वो आधार बताया ही नहीं। और आपने 361 361 पढ़ा भी है कि भाई राष्ट्रपति, राज्यपाल और विदेशी जो राजनयिक हैं उनको इम्यूनिटी प्राप्त है ना। क्या इम्यूनिटी है? पद में रहते हुए हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल
अनुच्छेद 361, पद में रहते हुए कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं हो सकते, प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, वेट किया जाएगा कब वो पद से हटेंगे। समझ रहे हो? केवल यही है। ठीक, ये एकमात्र आधार क्या है भैया? संविधान का उल्लंघन या, अच्छा अलग अलग नहीं है ना, बोलो सर दो शब्द हो गया, उल्लंघन और अतिक्रमण, वही बात है, उल्लंघन या अतिक्रमण, है ना, वॉयलेशन और एंक्रोचमेंट। चलिए ना, ये हो गया, कोई भी ला सकता है, दूसरा पॉइंट भी जान गए आप। अब एक सवाल पैदा होता है कि कौन हटाएगा राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, इसको और शॉर्ट सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं? पदच्युत। क्या राष्ट्रपति पदच्युत हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन करेगा? संसद। कौन करेगा? संसद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय whom? पार्लियामेंट। कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट। राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है, पार्लियामेंट हटा सकता है, ना प्रधानमंत्री ना कोई। कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट। ठीक, अब जो अगला सवाल जो होगा वो ये होगा, अब संसद हटा सकती मतलब जाएगा यहां, ये जो इंपीचमेंट रेजोल्यूशन है ये यहां जाएगा, और हमेशा जब भी ऐसी बात होगी तो पहला सवाल खड़ा हो जाएगा, कहां जाएगा? पहले कहां? ये है ना, दोनों में से पहले कहां, किस सदन में जाएगा? और उसके लिए टेक्निकली हिंदी में हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं बताओ? हिंदी में प्रस्तुत और प्रख्यापित और इन शब्दों का प्रयोग हो सकता है, समझ गए? और इंग्लिश में केवल एक शब्द का प्रयोग, क्या? दिस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, इसका जवाब क्या होगा? तो जवाब सुन लो पहले। राष्ट्रपति का महाभियोग संकल्प या प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका जवाब क्या है? किसी भी सदन में, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, में प्रस्तुत किया जा सकता है ना? मतलब द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या याद रखना है? ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो ला रहा है उसकी मर्जी, वो चाहे तो इंट्रोड्यूस कर दे इसको कहां? लोकसभा में, चाहे तो राज्यसभा, है ना? और एक और सवाल कि क्या मंत्री या सांसद तो कोई भी ला सकता है ना, यहां मंत्री सांसद वाला कोई रोल नहीं, कोई भी ला सकता है, मतलब वो मंत्री भी हो सकता है और केवल सांसद भी हो सकता है, तो ये कोई सवाल ही नहीं। आ जाओ, चलिए अब एक और चीज, जैसे ही ये कहीं इंट्रोड्यूस होगा, जैसे मान लो उसने चुना क्या? लोकसभा। क्या चुना? मैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस करता हूं, ये कौन लाया? मान लो हमारी टेट की सांसद है ये एक, है ना, टेट की मेचकी, इसका सरनेम मेचकी है, टेट की मेचकी, इसने लाया। क्यों लाई? कॉलेज के ज़माने में जो ये हम मान लीजिए कैरेक्टर है ना हमारा समारू, तो समारू और इसका घनिष्ठ संबंध था, लेकिन टेट की मेचकी को एक अवसर मिल गया, एक मंत्री का ऑफर आ गया, तो उसने समारू को गच्चा दे दिया और फिर समारू प्रेसिडेंट बन गया। आप टेट की मेचकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही ना, तो समारू ने उस समय उसको बहुत लताड़ा था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, राष्ट्रपति बन के बैठ गए। ठीक, तो ये चाल चल रही किसी तरह हटाने का ना, ले आई, चलो ठीक है, उसने अपना जो भी ग्राउंड दिया होगा, राष्ट्रपति महोदय ने यहाँ पर संविधान का अतिक्रमण किया, वो बात की बात। इसने सोचा कि मैं लोकसभा की सांसद हूं, टेट की मेच की, तो यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ प्रस्तुत, प्रख्यापित या पुरस्थापित कर दिया। जैसे ही ये प्रस्तुत होगा, मान लीजिए यहां प्रस्तुत होगा, तो क्या होगा? 14 दिनों की नोटिस। सबसे पहला काम क्या होगा इसके बाद? कि एक नोटिस जारी होगी, किसको? क्या होगा? अधिसूचना जारी होगी। क्या बोलते हैं इसको? अधिसूचना।
भाई राष्ट्रपति को सूचना मिलनी चाहिए ना कि आपको पद से हटाने का प्रस्ताव आया है, संकल्प आया है, सूचना जारी होगी। और जिस दिन सूचना राष्ट्रपति प्राप्त करेंगे तो उस दिन से 14 दिन, कितने, 14 दिनों की, 14 दिन, 14 दिनों के बाद ही अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, है ना। द प्रोसेस फॉर इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर प्रायर 14-day नोटिस सर्व्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गया आप? राष्ट्रपति को 14 दिनों की अधिसूचना अवधि की समाप्ति के पश्चात ही राष्ट्रपति को पद से हटाने का कार्य प्रारंभ हो सकता है। हाँ, मैं क्या बोला था? द प्रोसेस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर 14 days प्रायर नोटिस सर्व्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए आप? 14 दिनों की नोटिस, अधिसूचना की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। क्लियर है? और ये कब होगा? यहां इंट्रोड्यूस हुआ तो, यहां इंट्रोड्यूस हुआ तो। क्लियर है बात? अच्छा, नोट्स आप लोगों को दे दिया था ना? हिंदी का चाहिए था तो लेट आई ना रोनी, जा चुकी थी। हाँ भाई, वही नोटिस तो आएगा कि तुम भाई आपको पद से हटाने का प्रस्ताव है ना। इसमें नहीं है। आइए अब देखिए, अब दूसरा हो गया, 14 दिन की अवधि समाप्त हो गई, अब प्रोसेस शुरू होगा। जहां पे ये इंट्रोड्यूस हुआ है वहीं पर शुरू होगा, वही शुरू होगा। अब क्या होगा? सबसे पहला, इसके बाद पहला काम ये हुआ, इंट्रोड्यूस, प्रस्तुत हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ? 14 दिनों की नोटिस भेज दी गई राष्ट्रपति को, और फिर इंतजार किया जाएगा 14 दिनों का। उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा। अब जब प्रोसेस शुरू होगा तो प्रोसेस, क्योंकि प्रस्तुत यहीं हुआ है तो प्रोसेस भी यहीं शुरू होगा, प्रोसेस भी यहीं से शुरू होगा, लोकसभा से। अब पहला चीज क्या होगा इसके बाद? देखो आप, जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उस सदन में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होगा, सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होगा। ये जो संकल्प है ना महाभियोग प्रस्ताव, उस सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर चाहिए। समझ रहे हो? अगर लोकसभा में थे, लोकसभा में आप जानते हो 543, उस समय जितने भी हों, मान लो उस समय 540 है, 3 लोग निपट गए हैं, चुनाव नहीं हुआ है, बाई इलेक्शन, उपचुनाव नहीं हुआ है, मान लो नहीं हुआ है, तो 540 के 1/3, 1/4, 1/4 उनका रेजोल्यूशन पे साइन होना चाहिए कि हाँ भाई हम भी पक्ष में है कि हम राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए। पहला प्रोसेस। अगर यहां प्रस्तुत हुआ होता तो राज्यसभा में उस समय तात्कालिक जितने सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होता। बात क्लियर है? अगर ये नहीं मिला, अगर इतना हस्ताक्षर नहीं मिल पाया, ये महाभियोग प्रस्ताव यहीं पर समाप्त। इंपीचमेंट रेजोल्यूशन comes to an end at this moment only when this resolution fails to achieve 1/4 of the total member of the 1/4 signature of the total member of the house. क्लियर है? अच्छा, लेकिन मिल गया, मान लो हो गया, 1/4 सदस्यों का साक्षर मिल गया है। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब इसी को बोलेंगे राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जाएंगे, राष्ट्रपति पर आरोप। तो ये जो पहला सदन है ना, यहीं पर राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाएगा। एक बात याद रखना है ना, कि आरोप यहीं पर लगाए जाएंगे। पहला हाउस जहां इंट्रोड्यूस होता है ना, वहीं पर तो आरोप लगाए जाएंगे क्या, हाँ राष्ट्रपति ने यहाँ पे, क्योंकि बहस होगा, इस पर बहस होगा कि नहीं होगा कि राष्ट्रपति महोदय ने फलाना जगह पर, यहां पर संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन किया है ना। सो द चार्जेस, तो ये क्या होगा कि जहां भी इंट्रोड्यूस होता है यहीं पर आरोप लगाए जाते हैं। चार्जेस आर फ्रेम्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके, क्यों चार्जेस लगाए जाएंगे? अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान के उल्लंघन के आरोप लगाए जाएंगे। केवल एक ही जगह ना, यहीं पर जहां इंट्रोड्यूस हुआ है लगाया गया, बहस होगा पूरा, जैसे बिल पर होता ना बहस, जहां जहां प्रस्तुत होगा, पहले सदन में क्या क्या होगा वो बता रहा हूं मैं, जहां प्रस्तुत होगा, तो जहां प्रस्तुत होगा वह 1/4 हस्ताक्षर चाहिए होगा। फिर क्या होगा, आरोप लगाए जाएंगे, चार्जेस ऑफ फ्रेम अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहस होगा जैसे होता है बिल पर होता है ना, सब बहस करेंगे, लास्ट में वोटिंग पर रख दिया जाएगा। अच्छा एक और चीज, इस दौरान जब राष्ट्रपति के खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है तो क्या राष्ट्रपति के पद पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे? नहीं करेंगे राष्ट्रपति इस दौरान। तो यहां पे एक और ध्यान दीजिएगा, महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। मतलब मान लिया जाएगा राष्ट्रपति अभी पद पर नहीं है, नोटिस जिस दिन मिल गया उसके बाद से, समझ गए आप? इसका मतलब ऐसा थोड़ी है राष्ट्रपति की कुर्सी खाली छोड़ी जा सकती है क्या? ऐसा खाली तो नहीं छोड़ी जा सकती। इस दौरान कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति एक्टिंग, तो ये क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कार्यवाहक, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल सर्व एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। कैसे नहीं लिखा? 61 में नहीं लिखा है? दिखाओ कैसे मिस हो गया, इसमें तो लिखा होना चाहिए। 61 में तीसरा लाइन, अच्छा 14 डे नोटिस नहीं लिखा है, ठीक वो जोड़ लो, 14 डे नोटिस नहीं लिखा होगा, 14 दिन का नोटिस जोड़ लो, ठीक, ओके। नाउ इधर आओ, ये समझ गए। अब मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं उस समय, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट, मान लो इनका पोस्ट रिक्त हो गया, उसी समय ये भी निपट गए, पोस्ट खाली है, तो कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ, वो आगे देखेंगे हम लोग, CJI ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब मान लो वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होगा, है ना, वरिष्ठतम न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। वो अभी बात नहीं है, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक। चलो ये समझ गए आप। अब हो गया, बहस हो गया, सब कुछ हो गया। अब लोकसभा इस इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पर वोट करेगा, निर्णय लेना होगा ना लोकसभा को। अब निर्णय लिया जाएगा लास्ट में, ठीक। अब निर्णय लिया जाएगा तो एक सवाल आता है कि कौन सा बहुमत चाहिए होगा, अलग अलग बहुमत की आवश्यकता पड़ती है ना। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, एक विशेष, एक बोल रहा हूं ना क्योंकि विशेष बहुत सारे बहुमत होते हैं, एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, स्पेशल मेजॉरिटी। और वो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, ध्यान से देखो, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ध्यान से सुनिए इंग्लिश मीडियम, मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ना, 2/3। हालांकि मेजॉरिटी में आपको एक साथ पढ़ा दिया हूं क्या, कोई नहीं, और एक आगे आएगा, है ना। तो ये मेजॉरिटी, ये जो मेजॉरिटी लिखे हो ना, ये बहुमत, इस प्रकार की बहुमत और कहीं इस्तेमाल नहीं होती, केवल एक ही जगह होती है, यहाँ राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट महाभियोग प्रस्ताव पर। मिलता जुलता आपको मिलेगा, उपस्थित 2/3 बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान का, हाँ,
लेकिन वो क्या है, वो क्या है, ध्यान से देखो, वो बोल रहा है 2/3 बहुमत सदन में उपस्थित और मतदान का बोलता है वो, लेकिन ये क्या है, इसको कोई मतलब नहीं है कितने उपस्थित हैं या कितने मतदान दिए। जो वोटिंग का रिजल्ट होगा वो सदन की कुल सीट का इतना होना चाहिए। जैसे समझा देता हूं, ये समझ गए आप? अभी आ रहा हूं, ये समझ गए आप? चलो मैं इसको पहले समझा दूं। देखिए ये लोकसभा में आया है ना, ये लोकसभा में आया है। लोकसभा की हम जानते हैं 543 सीटें हैं। हो सकता है सभी जीवित हो, है ना, क्योंकि पापी ज्यादा जीते हैं ना। लेकिन मान लो इस वजह से 3 आज वोटिंग होनी है ना, और 3 लोग का पोस्ट वेकेंट हो गया, ये इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये ऊपर सिधार गए, है ना, या फिर इनको इनके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, अयोग्य करार दे दिए, जो भी हो, दल बदल के तहत अयोग्य हो गए, जो भी हो, ये माइनस है, मतलब ये सीट खाली है, 3 सीट खाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय, फिर इस समय इसका मतलब क्या हुआ, कितने हैं टोटल स्ट्रेंथ, इसको अपन क्या बोलते हैं तकनीकी शब्द में, मतलब सदन की कुल सीट माइनस रिक्त सीट, इसको बोलते हैं, हाँ नहीं प्रभावी बहुमत नहीं बोलेंगे नोनी, कुल सीट माइनस रिक्त सीट बोलते हैं प्रभावी सदस्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्रभावी सदस्य, इस सदन की प्रभावी सदस्य संख्या है ये, सदस्य संख्या, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस। लेकिन इससे कोई बस केवल बता दिया एक जानकारी आपको, मतलब 540 का 2/3 चाहिए होगा। 3 सीटें रिक्त है ना, वो काउंट नहीं होंगी, है ना, वो काउंट नहीं होंगी, 2/3। अब हो सकता है कि जिस दिन वोटिंग हो तो 40 लोग क्या हुए, एब्सेंट हो गए, 40 लोग एब्सेंट है, ठीक। फिर 50 लोगों ने बोला हम वोट नहीं करेंगे, ना इसमें वोट नहीं करेंगे, ना तो पक्ष में ना विपक्ष में, वोट ही नहीं करेंगे। तो 50 लोगों ने क्या किया, इन्होंने वोट नहीं किया, 40 एब्सेंट है ना, 50 लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब सदन में प्रेजेंट कितने हैं, रुको, सदन में उपस्थित कितने हैं इस समय, 40, अगर एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने हैं 500, और वोट कितनों ने किया 450, है ना। अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया तो 300 लोगों ने इसके महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया है, और 150 लोगों ने, इतने लोगों ने वोट किया ना, क्या ये पास हो गया? क्या महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया? हो गया, पक्का, शाबाश। इसका 2/3 है क्या, ये बता पहले। अभी तो मैं बोला कितने उपस्थित हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने वोट करें, इससे कोई मतलब नहीं है। जो रिजल्ट आएगा महाभियोग प्रस्ताव पे, वो इसका 2/3 होना चाहिए, है क्या? 366 ऐसा कुछ आएगा, 365 कुछ, 45 नहीं आएगा? हाँ ऐसे इसका देखो, ये तो मैं इस कंडीशन में बता रहा हूं, देखो है क्या, नहीं पास हो पाएगा। सबसे कठिन बहुमत है ये, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो जिस द काइंड ऑफ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इज द टफेस्ट वन टू अचीव, सबसे कठिन, है ना, टफेस्ट मेजॉरिटी है जो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर? अब ये काम हो गया लोकसभा का। अगर मान लो नहीं हुआ, नहीं मिल पाया बहुमत, तो वहीं से इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन खत्म, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, राष्ट्रपति खुश, आ जाएंगे कुर्सी पर बैठ जाएंगे, है ना, रोगी बड़ा आयरिस मोला पद से हटाए पर, है ना। ठीक, आओ आगे चलते हैं।
ना, अरे वो उस समय कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे नोटिस जारी हुई मतलब प्रेसिडेंट का पावर सस्पेंड अभी। है ऐसा नहीं पगली, उसके अपनी मर्जी से, उसके भी ग्राउंड से संविधान में लिखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं तो दीज आर द ग्राउंड्स, इन्हीं आधारों पर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि मेरे को कुंदरू का सब्जी खिलाई, मैं गुस्सा हूं तेरे से, तेरे को हटा दूंगा, ठीक, डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, वो बात की चीजें। ये क्लियर हो गया। और पहला सदन जहां प्रस्तुत हुआ है ये पूरा प्रोसेस, अब देखो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो दूसरे सदन में नहीं होगा। जहां पे प्रस्तुत होगा ना, चाहे यहां प्रस्तुत हुआ हो, ये सारी चीजें होंगी। देखो अगर यहां इंट्रोड्यूस हुआ होता तब भी नोटिस इशू होगा, तब भी 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर यहां चाहिए। अगर इंट्रोड्यूस यहां हुआ है ना, प्रस्तुत यहां हुआ है, फिर आरोप यहीं लगाए जाएंगे, है ना, उसके बाद यहीं पर मतदान होगा। उसके बाद जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, दूसरे सदन में नहीं होगा। एक तो ये नहीं होगा, कहां नहीं होगा, यहां, क्योंकि यहां से हो गया ना काम, अब यहां जाएगा, है ना, वहां जाएगा ना, वहां पेश किया जाएगा। क्या बोलेंगे, प्रस्तुत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेश किया जाएगा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, इट विल बी ब्रॉट टू द हाउस ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में लाया जाएगा। और बिल कहां लाया जाएगा, राज्यसभा में। बिल नहीं, सॉरी, इंपीचमेंट रेजोल्यूशन। क्लियर है, अच्छा ठीक है भैया, आ गया। क्या नहीं होगा, ये काम दोबारा होगा क्या दूसरे सदन में, नहीं होगा, ये वाला काम नहीं होगा। आरोप लगाए जाएंगे क्या, नहीं, यहां भी नहीं होगा, केवल बहस होगा, केवल बहस होगा और वोटिंग होगी, वोटिंग होगी। और वोटिंग में भी कौन सा बहुमत चाहिए होगा, सेम, दोनों सदन में यही बहुमत चाहिए, बस आंकड़ा बदल जाएगा, क्योंकि राज्यसभा की आपको पता है अभी सदस्य संख्या 245 है ना, क्लियर है बात। उसके हिसाब से जब जो रिजल्ट आएगा, रिक्त सीट अगर होगा तो रिक्त सीट माइनस कर देंगे, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वोटिंग का, उसको देखेंगे कि वो 2/3 है कि नहीं। अगर राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, मिला 2/3 बहुमत, खत्म, राष्ट्रपति खुश। लेकिन अगर मिल गया तो मैं बता दूं आपको, जिस क्षण दूसरे सदन में महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है, उसी क्षण से राष्ट्रपति पद से हटे मान लिए जाते हैं, उसी क्षण से राष्ट्रपति पद से हटे मान लिए जाते हैं। ए पगली, यहां होगा तभी तो यहां आएगा, नहीं होगा तो वहीं से खत्म मामला। कहीं भी हो, पहला सदन उसको इस बहुमत से पारित करेगा तभी दूसरे सदन में जाएगा, नहीं तो मामला वहीं खत्म। बड़ा इज्जत के साथ लिखा गया है ना, जिस क्षण दूसरे सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होगा, उसी समय से राष्ट्रपति पद से हटे। ऐसा नहीं लिखा हटा दिए जाएंगे, क्योंकि गरिमा किसकी होती है, पद की, व्यक्ति की नहीं है। तो पद की गरिमा को रखते हुए क्या लिखता है, द मोमेंट द impeachment resolution is passed by the second house with 2/3 majority of the total membership of the house, the president is deemed to have been removed from the post of president of India। क्लियर है। खास चीज जो कंफ्यूज करेगा लोगों को वो ये करेगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं, देखो मेंबर्स, एक जो कंफ्यूज करेगा, ये पूरा प्रोसेस समझ गए, कहानी की तरह प्रोसेस में ये याद होना चाहिए, ताकि एकदम रट नहीं सकते तुम, वो लिखा है वो भूल जाओगे, ये प्रोसेस। एक और चीज, राष्ट्रपति के चुनाव में किसने किसने भाग लिया बताओ भाई। राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो कौन भाग लिया था, देखो
राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था, देखो ये क्लियर होना चाहिए, यहीं से कंफ्यूजन आता है। तो देखो एक तो केवल निर्वाचित सदस्य, एक केवल, रुको यार ये पतला कैसे हो गया, एक केवल जब चुनाव की बात हो रही ना, चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो यहां पर एक कीवर्ड क्या था, निर्वाचित, निर्वाचित सदस्य ना। कहां कहां के भैया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और विधानसभा में आप जानते हो राज्य का भी, स्टेट का भी, और यूटी में भी केवल दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य, ये था। अब पदच्युत प्रस्ताव पर इधर आओ। अब इनको पदच्युत करने में मतलब रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, अब कौन माइनस होगा मेरे को बताओ। यहां पर एक बात याद रखना, विधान परिषद का रोल यहां भी नहीं है और विधान परिषद का रोल यहां भी नहीं है। अब इसको एक लाइन में अगर मैं बोलूं, एक लाइन में, कि पदच्युत, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है, हु ऑल पार्टिसिपेट इन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट। एक लाइन में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सदस्य। जब मैं संसद बोला तो भैया इसमें लोकसभा भी आ गया और राज्यसभा भी आ गया। और जब मैं सभी बोला, इसका मतलब यह है कि निर्वाचित भी और मनोनीत भी, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, दोनों भाग लेते हैं। अब यहां पर किसका, ना तो विधानसभा का रोल होगा, ना ही राज्य की विधान परिषद का रोल होगा। ऐसे मन में बैठा लो। $61 क्लियर है? हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है तो नहीं, राज्यसभा में तो है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स ही भाग लेंगे पद से हटाने में। वो दोनों सदन में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव होगा उसके बाद। नहीं, आज हो रहा है वोटिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिक्त है तो रहने दो ना भैया। हम लोग वो रिक्त को छोड़ के मानेंगे। वही तो वहां बताया ना पीछे में, यहां पर इसका 2/3, अगर रिक्त है तो जो रिक्त सीटों को छोड़कर इसका 2/3 चाहिए होगा। एक घंटा हो गया का नहीं, देख रहा हूं 62 भी हो जाएगा। आर्टिकल 62 क्या है भैया, पद की रिक्तता, राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में है ना, कंडीशंस ऑफ वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यही है आर्टिकल 62। चलो आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं। ये तो यहीं से बता देता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां समझाने की आवश्यकता नहीं। जहां पे हाँ एक और चीज, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो वही सामने रहता तो वैसे याद नहीं आता स्क्रीन में, इसीलिए मैं देख लेता हूं एक बार कि कोई पॉइंट मिस है। देखो एक और देखो, ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, एक लाइन आपके नोट्स में लिखी हुई है कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये संसद की कैसी है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक। ये जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक, संसद की। रे पगली, संसद हटा रहा है ना, पद से कौन हटा रहा है? संसद। तो ये जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद की, कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल। अब क्वासी जुडिशियल का ये शब्द कभी सुने हो?
अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल, बता। हाँ हाँ, एक उदाहरण बताया था ना डीएम का। देखो, न्याय करना न्यायपालिका का काम है, न्याय करना न्यायपालिका का काम है, किसी को दंड देना यह न्यायपालिका का काम है ना। हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, है ना, इन द रूलिंग सिस्टम। एक क्या है, एक विधायिका है, लेजिस्लेचर, जिसका काम है विधि बनाना, है ना, जिसका काम है, नहीं अभी उतना नहीं जाता अभी, क्योंकि कहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, फिर वहां चला जाऊंगा तो वहां आगे आएगा, तो फिर 3 भागों में बांटा, शक्तियों का विभाजन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन द रूलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। एक है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसका काम विधि बनाना, संविधान ने बोला तुम विधि बनाओगे, और आप जानते हो ये पावर किसके किसके पास है, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत के लिए संसद, और राज्य में स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका, इनका काम है विधि बनाना, लॉ बनाना। एक हो गई कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इनका काम क्या होता है, ये जो विधायिका ने कानून बनाया इसको लागू करवाना। मंत्री है ना, मंत्री अफसर सब इसमें आते हैं, ये आपका डीएम भी इसी में आता है, निचले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम भी ऑर्डर पास करता है ना, जो लॉ बना है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। मंत्री इशू करता है, जैसे लॉ बन गया तो पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर एक ऑर्डर इशू करेगा, है ना, खाद्य मंत्रालय का वो ऑर्डर इशू करेगा, वो ऑर्डर नीचे तक जाएगा, डीएम तक पहुंचेगा, फिर डीएम उसको अपने जिले में ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य में उस कानून का पालन हो, उस कानून के अनुसार काम हो। ठीक, ये हो गई कार्यपालिका। तो अगर केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब केंद्रीय विधायिका मतलब संसद, और राज्य की विधायिका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा सबकी विधायिका। केंद्रीय विधायिका का कानून लागू कौन करवाएगा, संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, और स्टेट लेवल पे भी होती, जैसे छत्तीसगढ़ की विधायिका कोई कानून बनाती तो अपने छत्तीसगढ़ की भी क्या होगी, राज्य की कार्यपालिका होगी, है ना, जिसमें गवर्नर, मुख्यमंत्री ये सब शामिल रहते हैं। इन सब का काम है कि जो विधि बनाई गई है, जो विधायिका ने विधि बनाई है उसका पालन हो। और एक तीसरा शक्ति न्यायपालिका, इसका काम क्या है, न्याय करना, दंडित देना, अपराध की स्थिति में दंड कर देना, न्याय करना। काम वास्तव में न्याय करने का किसका है, न्यायपालिका का। ठीक, लेकिन इस समय न्यायपालिका की तरह काम कौन कर रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग में, संसद, जो जिसका काम क्या है, विधि बनाना, टू फॉर्मुलेट लॉ। संसद, पार्लियामेंट का क्या है, पार्लियामेंट इज टू फॉर्मुलेट लॉज, विधि विधायिका है ये केंद्रीय स्तर पर, इसीलिए तो हम बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर, बोलते हैं ना सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका, लेकिन उसका नाम भी है हमारे पास संसद। इसका काम है लॉ बनाना, लेकिन जब राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की जाए तो संसद इस समय किसकी तरह कार्य कर रही है, जज की तरह कार्य कर रही है, न्याय कोर्ट की तरह काम कर रही है, राष्ट्रपति को पद से हटा रही है ना, दंडित कर रही है, जबकि संसद न्यायपालिका नहीं है, इट्स नॉट अ कोर्ट। तो जब कोई ऐसी संरचना जो न्यायालय ना हो, न्यायपालिका ना हो, लेकिन फिर भी संविधान ने उसे शक्ति दी है, तुम हटाओ तो संसद ही हटाएगी राष्ट्रपति को, तो यहां पर एक न्यायपालिका की तरह राष्ट्रपति को पद से हटा रही है, दंड दे रही है संविधान के अतिक्रमण पर। तो न्यायपालिका ना होते हुए भी जब कोई न्यायपालिका जैसा कार्य करे तो हम उस कृत्य को बोलेंगे अर्ध न्यायिक, आधा न्यायिक शक्ति। समझ रहे हो, समझ क्लियर है, क्वासी जुडिशियल। है, सब नहीं है ना, लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस में कोई सांसद जो मंत्री नहीं है वो भी तो पार्टिसिपेट करता है, वो भी बिल ला सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में तो मंत्री ही होंगे ना, क्योंकि उन्हीं के पास तो अथॉरिटी है ऑर्डर इशू करने की, डिफरेंट विभागों की, अलग अलग विभागों की, मंत्रालयों की। क्लियर है, कोई शंका? मेरी बीवी अभी फोन कर रही, हेलो, ब्रेक। हाँ हाँ